ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि लोकल लैंग्वेज के अंदर मैसेज को पास ऑन करना काफी आसान है। इस पूरे मूवमेंट्स के ना दो बड़े जबरदस्त पर्सनालिटीज हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी ने कहा कि जो इंडियन कल्चर है बेटा वो बहुत सुपीरियर है। क्या नहीं बचेगा आज का शासनकाल, क्या मीटियोर आपकी खोपड़ी पे गिरेगा, जानने के लिए देखिए सनसनी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आईसीएससी के सुपरस्टार्स? तो भाई निंजास, वॉरियर्स, वीर चैंपियंस, बहुत सारे नाम है तुम्हारे। और साथ ही साथ एक नाम ऐसा भी है जो आपको बहुत सारी देता है खुफिया जानकारी, आप जानते होंगे। इनफैक्ट वो सारे बच्चे जो बैचेस के अंदर हमारे पढ़ रहे हैं, यानी विक्ट्री 1.0 बैचेस के बच्चे और भी बहुत सारे हमारे बच्चे हमारे प्यारे प्यारे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए। जी हाँ, तो पेश खिदमत है आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं बेटा हिस्ट्री का एक और टॉपिक। आपको याद होगा लास्ट वीडियो, जिस बच्चे ने नहीं देखा है, आईसीएससी वाला की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों के लिए एक माइंड मैप सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव, इसके बेनिफिट्स, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए, जहां पे मैंने आपको साथ ही साथ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ाया है। अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने वीडियो को मिस किया हो तो जरूर से काम करेगा, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा इस सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है। आज प्रॉमिस जैसा आपसे कहा था कि इस तरीके के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और आपका ये एजेंट आई, या जिसे आप अपने बहुत प्यार से कहते हैं सर डॉगेश के मालिक, या फिर आपके फ्रेंड, आपका मेंटर, आपका गाइड यानी कुणाल दिस साइड, यही इंसान आपके लिए ऐसे वीडियोस बहुत सारे लेकर के आता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज समय बहुत कम है। बिकॉज इस खोल सीरीज का बेटा अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि कम समय के अंदर आपको क्विकली टॉपिक्स को रिकॉल कराना। सो आज हम बात करने वाले हैं द टॉपिक दैट इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। तो देखिए, नेशनलिज्म एक अपने आप में बड़ा खूबसूरत सा शब्द है ना दोस्तों। तो जब बात करते हैं नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की, आपने कई बार देखा होगा जब इंडिया मैच जीतती है, या फिर हम लोग जब कभी वर्ल्ड कप, अभी जब हमने वर्ल्ड कप जीता दोस्तों, तो हमारे अंदर से ना बस एक ही आवाज निकली, वो थी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये जो वर्ड्स है, भारत माता, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान की विजय, ये सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं एक सिंपल आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, और वो है एक देश की आइडियोलॉजी। यानी एक देश का सिटीजन होना, एक देश का नागरिक होना, अपने आप को उस देश से कनेक्टेड फील करना, और इसी फीलिंग को आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं द नेशनलिज्म या फिर द राष्ट्रवाद। चलिए, तो दोस्तों सवाल उठता है कि नेशनलिज्म का जो फीलिंग है भारत के अंदर क्या पहले से एग्जिस्ट करता था? तो इसका जवाब है नहीं। बिकॉज पहले हम सबको पता है कि भारत के अंदर भी सेम सिस्टम था, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कई सारे राजा महाराजा थे, और इन राजा महाराजाओं के बड़े बड़े राज्य यानी किंगडम्स थे, जिनके अंदर रहने वाले लोगों को अपने राजा ज्यादा मतलब था। तो एक वो जो आइडियोलॉजी है कि कॉमन भारत होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, कंट्री होना चाहिए दोस्तों, इसको बनने में कई साल लगे हैं, और तब जाकर के आज जिस इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर आप रहते हो बेटा, वो क्रिएट हो पाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जबरदस्त वाली फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी, हमारे कैसे एक ऐसे इतिहास की कहानी बेटा जो बहुत गोल्डन है, जिसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ एक देश बनाने का एक ड्रीम है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल मीनिंग कि भाई व्हाट इज नेशनलिज्म, है ना दोस्तों। तो सवाल बहुत सिंपल है दोस्तों कि नेशनलिज्म क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके आईसीएससी के सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं हम उसी को स्टिक करके चलेंगे, बिकॉज कम टाइम में फटाफट से अपने को रिकॉल करना है टॉपिक, ठीक है। तो फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल मेजर्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और राजा राममोहन रॉय और ज्योतिबा फुले जी का कंट्रीब्यूशन, एंड द रोल ऑफ द मीडिया, या फिर आप कह सकते हैं प्रेस। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि आपको आईएनसी का फाउंडेशन पढ़ना है, प्लस उससे पहले की कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो यही डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली हम आज के पूरे इस वीडियो में, फटाफट से एकदम बढ़िया से माइंड मैप्स की मदद से, राइट। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अच्छा, अब बात आती है मेरे दोस्त हमारे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज नेशनलिज्म। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए नेशनलिज्म का मतलब बेटा बहुत सिंपल है, यानी फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस, एक कॉमन अवेयरनेस होना, आपस में एकजुट फील करना, एक यूनिटी का फीलिंग एक्सपीरियंस करना। और ये यूनिटी कब आएगी? जब आप एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश बनाओगे जहां पे रहने वाले लोगों का जो कल्चर, उनकी भाषा, उनके बीच के जो रूलर्स हैं, वो आपस में कॉमन बॉन्डिंग शेयर करते हो, ठीक है। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि एक जर्मन स्टेट बना था, और वो जर्मन स्टेट बनने के पीछे जो आप कह सकते हैं लॉजिक था, वो यही था कि जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करके एक सिंगल देश, एक सिंगल राष्ट्र बनाया जाए। जर्मन राष्ट्र कह सकते हैं, जर्मन नेशन कह सकते हैं, वो वहां के लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो वैसे ही दोस्तों जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो इसी बात पे एम्फसाइज करता है कि आपको एक कंट्री बनाना है, एक नेशन, एक देश बनाना है, और ये देश ऐसा होना चाहिए जहां पे रहने वाले लोग के बीच में कुछ जो चीजें कॉमन हो, राइट।
जैसे उनका कल्चर, उनका इतिहास, उनकी भाषाएं काफी मिलती जुलती हो, रहने का तरीका एक काफी ज्यादा मिलता जुलता हो, और जो साथ ही साथ यहां पे गवर्नमेंट लीड करे उसके लीडर्स के साथ भी एक बढ़िया कनेक्शन हो। और यही कहलाता है दोस्तों जो फीलिंग है आपका नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद। तो जब लोग अपने आप को एक देश, एक नेशन के तौर पे देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अगर आप देखोगे बच्चे तो इसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस पूरे नेशनलिज्म की फीलिंग को भारत में क्रिएट किया। तो नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे हम लोग तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। भारतीय रिसोर्सेज का और भारतीय लोगों का इकोनॉमिक रूप से शोषण करना या एक्सप्लॉयटेशन करना। हम सबको पता है ये एक्सप्लॉयटेशन कौन करने वाला है दोस्तों, द ब्रिटिशर्स, राइट। चलिए तो अगर हम बात करें बच्चे तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फार्मर्स के साथ गलत होना, दूसरा जो आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन है छोटी छोटी चीजें बनाते हैं उनके साथ इनजस्टिस, और तीसरा है वर्किंग क्लास और एजुकेटेड इंडियंस के साथ हुआ इनजस्टिस। तो ये तीनों सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे सोसाइटी के बड़े ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स है दोस्तों, और जब इनके साथ इनजस्टिस होगा तो ऑब्वियसली बात है किसके अगेंस्ट ये टर्न करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, राइट। अगर हम बात करें पीजेंट्स एंड फार्मर्स की, देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जो मेजर एम था ब्रिटिशर्स का भारत में बहुत क्लियर था कि उनको अपना व्यापार यहां प्रमोट करना, उनको अपने ट्रेड इंटरेस्ट यहां प्रमोट करने, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया कि भारत बहुत ज्यादा गरीब हो गया। एक टाइम में भारत सोने की चिड़िया, भारत बड़ा अमीर देश माना जाता था, लेकिन जिस हिसाब की इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लेके आए उसने इंडिया को बना दिया काफी गरीब, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा विक्टिम्स थे इस पूरे पॉलिसीज के वो थे हमारे फार्मर्स। बेचारे फार्मर्स से एक तो बहुत ज्यादा जमीन का किराया वसूलते थे, लैंड टैक्सेस लिए जाते थे, प्लस और भी कई सारे टैक्सेस जो है बेचारे फार्मर्स को भरने पड़ते थे। इसके अलावा जो बड़े बड़े जमींदार हैं, मनी लैंडर्स हैं, वो इनको यहां पे परेशान किया करते थे। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन की, तो ब्रिटिशर्स ने एक फ्री ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया। फ्री ट्रेड का मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप अपने गुड्स को ब्रिटेन के मार्केट में बेचना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस उस पर पे करने पड़ेंगे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स अपने सामान को इंडियन मार्केट्स में बेचते थे तो इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, और ना ही जो रॉ मटेरियल ये इंडिया से लेकर के जाते थे अपने देश में उस पे भी कोई खास टैक्सेस नहीं लगाते थे। लेकिन अगर एक इंडियन बंदा सेम काम करना चाहे, अगर इंडियन बंदा व्यापार करना चाहे, अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में बेचना चाहे तो उसे बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात बहुत सिंपल है कि ब्रिटिशर्स के लिए तो सारा मामला फ्री है, चाहे वो सामान बेचे और चाहे खरीदे, है ना, कोई टैक्सेस वो नहीं पे कर रहे। लेकिन इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है। एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं या धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लगी, और इनफैक्ट आप देखोगे भारत एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। यानी भारत से सारा कच्चा माल जो है यहां से लिया जाया जाता था ब्रिटेन के अंदर, वहां पे सामान बनाया जाता था, और बना करके जो फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स है उसको भारतीय मार्केट्स में डंप कर दिया जाता था या बेचा जाता था बहुत सस्ते दामों पे। तो एज ए रिजल्ट बेचारे हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं या जो लोकल ये क्राफ्ट्समैन है जो सामान बनाते हैं अलग अलग तरीके का, ये इतने सस्ते गुड्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, और ये अपने गुड्स बाहर भी नहीं बेच सकते बिकॉज इनको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट इनकी हालत क्या होती गई दोस्तों, खराब होती गई। अब अगर हम बात करें हमारी वर्किंग क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस का, तो इनके साथ दिक्कत यह है मेरे भाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देखिए समाज में एक नई वर्किंग क्लासेस आई जिनके पास जॉब्स थे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, जो एक फिक्स इनकम कमा रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों कि इनको ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। खासकर जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे काम तो बहुत करवाया जाता था, लेकिन वेजेस, उनकी वेजेस इतनी ज्यादा जबरदस्त थी नहीं। रीजन इज वेरी सिंपल कि मैक्सिमम फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे वो ये ब्रिटिशर्स या इंग्लिशमैन थे जो हमारे इंडियंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे, और इनको इनके अधिकार भी नहीं देते थे, ठीक है। इनफैक्ट एजुकेटेड इंडियंस अगर हम बात करें, इनको जो पढ़े लिखे भारतीय थे इनको कभी हाई पोजीशन पे नहीं रखा जाता था। अगर ये सरकारी जॉब कर भी रहे तो जितने भी नीचे की क्लरिकल ग्रेड की जॉब है, क्लर्क वाली जॉब है, उसी पे इंडियंस को रखा जा रहा है। और सॉरी गाइस, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जितने भी हमारे इंडियंस है, ठीक है, जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, इनको जॉब मिल भी रही है तो इतने लोअर कैटेगरी की इनको कोई फायदा नहीं हो रहा, और जितनी भी हाई फाई प्रोफाइल से हाई फाई पोस्ट है वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व करके रख दी गई है। अब आप देखो इस तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन अब बच्चों के साथ होगा तो क्या आप आवाज नहीं उठाओगे? आप बिल्कुल उठाओगे। आप चाहोगे कि इसमें बदलाव आना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बच्चों, यहां पे इक्वल रूप से अधिकार मिलना चाहिए। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था इस राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के अंदर प्रमोट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो दोस्तों लोगों का यूनाइट होकर के ब्रिटिशर्स को अपोज करने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन वो था हमारी कॉलोनियल पॉलिसीज।
रिप्रेसिंग का मतलब होता है जो किसी को दबा रही हूं, रिप्रेसिंग का मतलब होता है दोस्तों जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही हूं। तो ऐसी कई सारी कॉलोनियल पॉलिसीज यानी ब्रिटिशर्स द्वारा ऐसी कई सारी पॉलिसीज लाई गई जहां पे लोगों के साथ यहां पे भेदभाव हो रहा है। चलिए समझते हैं इनको। नंबर 1, द ग्रैंड दिल्ली दरबार। बेटा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1877 के अंदर लॉर्ड लिटन के द्वारा, है ना। और अगर आप देखोगे दिल्ली लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों लोकेशन दिल्ली है। अब इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करना। अब इस दरबार के अंदर आप देखेंगे लाखों रुपए का खर्चा हुआ। हालांकि अगर आप एनालाइज करोगे इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन या सोशल हालातों को, तो यहां पे भारत में काफी ज्यादा गरीबी, भुखमरी, सूखा पड़ा हुआ था, जिससे कई सारे लोगों की डेथ हो रही थी, लोग पास खाने पीने को नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स लाखों रुपए यहां पे क्वीन विक्टोरिया की सेरेमनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब भारत के आम जनता को यह लगा कि हमारे ही पैसे लूट करके हमारे ही को नहीं दिए जा रहे, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा। और वहीं अगर आप देखो तो इस सारे पैसों का मिसयूज किया जा रहा है क्वीन विक्टोरिया के इस बड़े से सेलिब्रेशन में। तो लोगों के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का गुस्सा डेवलप होने लगा अगेंस्ट द ब्रिटिश। दूसरी अगर हम बात करें बेटा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, इसको भी लॉर्ड लिटन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब इस एक्ट के द्वारा सिंपल सी बात है बच्चों कि जितने भी वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स हैं, उनको परमिशन नहीं है कि वो ब्रिटिश सरकार के कुछ अगेंस्ट छाप पाए। अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया? देखिए इसका सिंपल लॉजिक है। ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि लोकल लैंग्वेज के अंदर मैसेज को पास ऑन करना काफी आसान है, जिससे ब्रिटिश के अगेंस्ट अगर इंडियंस कुछ प्लान करना चाहे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता इसको स्टॉप करना जब तक आप ऐसे न्यूज़पेपर्स को स्टॉप नहीं करते। सो एज ए रिजल्ट इस एक्ट ने क्या किया, जितने भी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रिंट करते थे, छापते थे, उनको यहां पे कंप्लीट बैन कर दिया। और इसके साथ ही साथ उनको वार्निंग मिलती थी अगर गलती से पकड़ लिए गए वो, और फिर भी अगर नहीं मानते थे तो उनकी सारी मशीनरी को जब्त कर लिया जाता था, कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था। ठीक है, चलिए नाउ हालांकि अगर आप देखोगे तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए सेम बात एप्लीकेबल नहीं थी। इस एक्ट को रिपील किया था लॉर्ड रिपॉन ने साल 1882 के अंदर। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। चलिए तो अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल है, सॉरी अगला सवाल तो नहीं है, वो तो मैं लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, चलिए तो अगली पॉलिसी की बात करें, वो है हमारा इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। इसको भी हमारे लिटन अंकल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। लिट्टी खाते खाते भैया बहुत सारे एक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारे लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए तो लॉर्ड लिटन का कहना था कि इस एक्ट के हिसाब से अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप इंडियन आदमी हो तो आप आर्म्स और एम्युनिशन कैरी नहीं कर सकते, वो रखना इलीगल है। हालांकि ब्रिटिशर्स के लिए सेम बात एप्लीकेबल नहीं है, ब्रिटिश रख सकता है लेकिन इंडियंस नहीं रख सकते। ब्रिटिशर्स को डर था ना यार, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए इंडियंस के हाथ में वेपन आ गया और गलती से किसी गोरे गोरे गाल के मुंह को चला दी तो गाल में तो गड्ढा हो जाएगा ना बड़ा सा, है कि नहीं भाई? कहां जाएगा ब्रिटिशर बेचारा गाल में गड्ढे लेकर के? वो डिंपल नहीं होने वाला है, बुलेट वाला डिंपल होगा फिर वो। तो भाई ब्रिटिशर्स को डर था कि इंडियंस के ना पहुंच से दूर रखा जाए वेपन्स को, इनके हाथ में वेपन्स आ गए तो हमारी दोबारा ये धोती खोल के हमको भगाएंगे यहां से। ठीक है, तो ये एक एक्ट आता है जो कि लाइसेंस मैंडेटरी कर देता है फॉर कीपिंग द वेपन्स, लेकिन इंडियंस के लिए। दूसरा इंडियन सिविल सर्विसेज। देखिए सिविल सर्विसेज को पहले क्या होता था ना, अगर आपने देना है, जिसको आप आईएएस वाला पेपर आज कहते हो ना, आज के टाइम पे आईएएस आईपीएस आईएफएस जो बनते हैं उसी सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं ना। स्टेट लेवल पे अलग होता है, सेंट्रल लेवल पे अलग होता है, राइट। सो माय पॉइंट इज कि यार ये जो सिविल सर्विसेज का पेपर है पहले आपको देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था, राइट। अब हर एक इंसान तो जा नहीं सकता, जो पैसे वाला होगा भाई वही अफोर्ड कर पाएगा। बाद में आप देखोगे बड़ा इस पे हल्लेबाजी हुई तो एक लॉ ऐसा भी आया कि चलिए सेम टाइम पे इंडिया इंग्लैंड दोनों जगह कंडक्ट किया जाएगा ये पेपर। लेकिन ये इतने नालायक थे, इतने ज्यादा कहते हैं ना हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो चालाक थे, इन्होंने क्या किया कि जो एज लिमिट होता है ना उसको रिड्यूस कर दिया, एज लिमिट को रिड्यूस कर दिया, राइट। अब जैसे आज अगर आप देखोगे तो आज भी सिविल सर्विसेज देने का एक एज लिमिट है, लेकिन वो ठीक ठाक लिमिट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 21 साल से घटा के 19 ईयर्स कर दिया। अब 19 साल तक यार आप अपना एजुकेशन ही प्रॉपर पूरा नहीं कर पाते हो, अब सिविल सर्विसेज कैसे दे दोगे? तो बहुत मुश्किल हो गया ना। आप तो ग्रेजुएशन भी तब तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो एक मिनिमम अगर देखा जाए तो आपकी एजुकेशन 19 साल तक पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है ना। तो एज ए रिजल्ट आपके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे सिविल सर्विसेज में अपीयर करना। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था। फिर अगर आप देखोगे टैक्सेस को रिमूव करना। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चे, जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज है, टैक्सेस थे ब्रिटिश टेक्सटाइल्स या कपड़े पे, वो हटा दिए गए। अब आपने जब ब्रिटिश कपड़ों पे टैक्स हटा दिए तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश कपड़ा सस्ता हो गया। अब वो इतना सस्ता बिकेगा इंडियन मार्केट में कि बेचारा हमारा इंडियन प्रोड्यूसर उससे कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, बेचारे हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज कॉम्पीट नहीं कर पा रहे और लॉसेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं बच्चों इसी बारे में। अब आता है हमारा हिल्बर्ट बल कंट्रोवर्सी। तो इसको लॉर्ड रिपॉन ने पास किया था 1883 के अंदर, प्रिपेयर किया था सीपी हिल्बर्ट ने, जो कि लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते थे वाइस रॉय की काउंसिल के। एंड सिंपल सी बात है बेटा, इस बिल को लाया गया था एक पॉलिटिकल इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए। कहने का मतलब ये था कि पहले क्या होता था दोस्तों, अगर किसी यूरोपियन ने कोई क्राइम किया, गलती की, या किसी ब्रिटिश सिटीजन ने कुछ गलती की है,
तो उसका केस सिर्फ एक ब्रिटिश या यूरोपियन जज ही सुन सकता है। ठीक है, मतलब उसके केस को एक ब्रिटिश या यूरोपियन बंदा ही हैंडल करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है इक्वालिटी तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जब इल्बर्ट बिल आया तो इल्बर्ट बिल ने कहा कि अभी अगर किसी यूरोपियन या ब्रिटिशर बंदे ने क्राइम किया तो उसकी केस की सुनवाई या हियरिंग जो होती है बेटा, वो एक इंडियन जज भी कर सकता है, यानी इंडियन जज के पास राइट आ जाएगा उसको पनिशमेंट सुनाने का। अब नो डाउट ये बहुत अच्छा बिल था कि इक्वालिटी क्रिएट कर सकता था इंडियन और यूरोपियन जजेस के बीच में, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या कि जो हमारे यूरोपियंस उन्होंने इतना हल्ला चालू कर दिया कि नहीं गलत हो रहा है, आप कैसे अलाउ कर सकते हो कि एक इंडियन बंदा यूरोपियन को सजा सुनाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो भाई उनकी बात तो ईगो पे आ गई यार, के तो कहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, एक इंडियन से हम सजा सुनेंगे, हम उनको सजा सुना रहे हैं, हम उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इंडियन जज जो है हमको सजा सुनाएगा, तो ये तो बिल्कुल बात ही नहीं हुई। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस एल्बर्ट बिल को ना बहुत स्ट्रांगली अपोज किया जाता है बाय द यूरोपियंस, एंड एज ए रिजल्ट ये बिल आपका वापस ले लिया जाता है। अब जब ये बिल वापस लिया जाता है तो इंडियंस को लगता है कि इंडियंस के साथ काफी ज्यादा धोखाधड़ी हुआ है ना, इंडियंस के साथ चीटिंग हुआ है, बिकॉज एक एल्बर्ट बिल ऐसा था जो थोड़ी बहुत इक्वालिटी क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, आपने उसको भी यहां पे वापस ले लिया। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चों तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट कॉज है, एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल, द सोशो रिलीजियस कॉजेस। जी हां, इसमें भी कुछ सोशो रिलीजियस कॉजेस या फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आप मान सकते हैं। जैसे आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ कारण पढ़े थे, कुछ कॉजेस पढ़े थे, वैसे ही दोस्तों यहां पे कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ चेंजेस हैं जो आप देखेंगे सोशल और रिलीजन के अंदर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। चले तो अगर हम बात करें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, देखिए नंबर 1 सबसे पहली बात, अब वेस्टर्न एजुकेशन जो इंडियंस हमारे पढ़ लिख गए थे उनको ये समझ में आया कि भारतीय समाज के अंदर कई सारे सोशल इविल्स हैं, हमारे रिलीजन्स में भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको हटाना पड़ेगा अगर आपको एडवांस होना है, अगर आपको ग्रो करना है तो। ठीक है, तो एजुकेटेड इंडियंस का मानना था ये तभी हो सकता है जब आप ईस्ट और वेस्टर्न कल्चर, यानी हमारा कल्चर ईस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर है, उसकी अच्छी बातों को अगर आप मिला करके कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ नया फॉर्मुलेट करो, तो यहां पे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, एडवांस हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पे, दैट इज कई सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स यहां पे स्टार्ट होते हैं, सती प्रथा को बैन करने के लिए, चाइल्ड मैरिज बंद करने के लिए, पर्दा सिस्टम होता था, घूंघट करना है, पर्दा रखना है पूरा, मुस्लिम्स के अंदर भी काफी ज्यादा होता था बच्चों ये चीज, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, इन्फेंटिसाइड, अगर गर्ल है तो कई बार उसको पहले ही मार दिया जाता था ना, बॉर्न होने से पहले। ठीक है, सोशल लीगल इनइक्वालिटीज, फिर आइडल वर्शिप, जब आप सिर्फ मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीजें जो बेटा समाज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं को खत्म करने के लिए जो आपके मूवमेंट स्टार्ट हुए बेटा, वो कहलाते हैं द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। चलिए आइए बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा आगे। चलो, अब इस पूरे मूवमेंट्स के ना दो बड़े जबरदस्त पर्सनालिटीज हैं, एक हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं और दूसरे हमारे ज्योतिबा फुले जी हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ने के लिए बताया गया दोस्तों। तो राजा राम मोहन रॉय की बात की जाए तो एक बहुत ही तगड़े सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर है, जिन्होंने हमेशा से महिलाओं की एजुकेशन के बारे में बात की है। फिर अगर आप देखोगे तो सभी धर्मों की यूनिटी में बिलीव करते थे, काफी पढ़े लिखे लर्नेड पर्सन थे। अगर हम बात करें इनकी तो हिंदू, संस्कृत फिलॉसफी, कुरान, अरेबिक लिटरेचर, सब कुछ इन्होंने पढ़ा हुआ था, वेस्टर्न कल्चर को भी पढ़ा था। इनफैक्ट आप देखोगे दोस्तों तो इन्होंने बाइबल को ओरिजिनल वर्जन में रीड करने के लिए ग्रीक और हिब्रू भाषा सीखी थी, बिकॉज ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज के अंदर ही ओरिजिनली बाइबल लिखी गई है। ठीक है, वो तो जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं बेटा उसके ट्रांसलेटेड वर्जन है या बाकी और कहीं भी दुनिया में, बट इसको ओरिजिनली लर्न करने के लिए इन्होंने भाषाएं सीखी, लैंग्वेज सीखी। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो इन्होंने किताब लिखी थी, दैट इज द गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। अब मोनोथेइस्ट का मतलब बहुत सिंपल होता है, जो इंसान किसी एक भगवान में बिलीव करता हो। इनफैक्ट ये इनका कहना था कि जो हमारे पुराण है धर्म के, अगर हम बात करें जो हमारे वेदा या पुराण है हिंदुइज्म के अंदर भी, तो वो भी इस एक धर्म को मानने का या एक भगवान को मानने वाला जो थॉट प्रोसेस है उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। और इसी चीज को बेटा ये भी यहां पे प्रमोट कर रहे होते हैं, दैट इज द आइडियाज ऑफ वन गॉड, कि इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बिलीव्स रखने से बेहतर है कि किसी एक भगवान में विश्वास किया जाए। एंड इन्होंने इनफैक्ट आत्मीय सभा स्टार्ट की थी 1814 के अंदर, है ना, आइडल वर्शिप को अपोज करने के लिए। आइडल वर्शिप मतलब जब आप मूर्ति बना के पूजा करते हो, है ना, और भी कई सारे बेकार के रिचुअल्स जो किए जाते हैं कई बार ना पैसे ऐडने की आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव से, तो ऐसे जितने भी उस टाइम पे जमाने में बेकार के रिचुअल्स हुआ करते थे, तो ऐसी चीजों के अगेंस्ट आप देखोगे तो राजा राम मोहन रॉय अपोज करते हुए कई सारे लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे गिफ्ट टू मोनोथीस्ट हो गया, फिर एक आत्मीय सभा का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगर आप देखोगे तो 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को परफॉर्म किया था, और ब्रह्मो समाज को फॉर्म करने के पीछे इनका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था बहुत कॉमन था दोस्तों, कि जितने भी समाज में इविल्स चल रहे हैं, पॉलीगैमी, यानी कई बार लोग जो है एक से ज्यादा वाइफ्स रखते थे ना, लोगों के पास चॉइस होता था, लाइक यू हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जाम्स, तो उधर मल्टीपल वाइफ्स होती थी कई बार एक आदमी की, एक हबीबी इधर, एक इधर, 2-3 बीबी साइड में। तो आप देखोगे यार यहाँ पे तो इस टाइप का जो कल्चर है पॉलीगैमी का, दिस इज नॉट गुड, राइट।
तो इसको इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा अपोज किया ना, चाइल्ड मैरिज है, कास्ट सिस्टम है, तो ये सारे सोशल इवल्स को काफी ज्यादा अपोज करते थे अपने इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। चले अब अगर मैं बात करूं इनके एफर्ट्स की वजह से, आप देखोगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 1829 में एक लॉ पास किया जिसने सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। सती हम सबको पता है बेटा कि सती क्या होता है, जब किसी आंटी का हस्बैंड मर जाता है तो पहले क्या करते थे, उनको हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था जिंदा। एंड दैट इज वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस, है ना, क्यों? बिकॉज रिलीजन के नाम पे, हालांकि रिलीजन ऐसा कुछ नहीं कहता, ठीक है, लोग फालतू की चीजें बना लेते हैं कई बार अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और रिलीजन को मैनिपुलेट करते हैं। तो आप देखोगे उसी चीज को यहां पे इन्होंने अपोज किया है, जिसके चलते 1829 में एक लॉ भी आया जिसने सती सिस्टम को यहां पे अपोज कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, राइट। साथ ही साथ पहले क्या होता था, जो पिताजी की जायदाद है, जमीन है या उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो बाय डिफॉल्ट लड़के को ट्रांसफर होती थी, लड़की को नहीं मिलती थी, ठीक है। तो इस तरीके का लॉ एग्जिस्ट करता था, फैमिली लॉ था इनफैक्ट। लेकिन यहां पे राजा राम मोहन रॉय इसके अगेंस्ट कैंपेनिंग करते हैं, कहते हैं यार ये तो गलत बात है, अगर किसी इंसान के दो बालक हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है, या एक लड़का एक लड़की है, तो जो प्रॉपर्टी है, उनके जो भी बिलोंगिंग्स हैं, वो इक्वली यहां पे डिवाइड होने चाहिए। तो लड़कियों को भी जमीन का और अपने जायदाद का अधिकार होना चाहिए बेटा, इसके बारे में आप कह सकते हैं इन्होंने काफी प्रमोशन किया था। फिर कई सारी जर्नल्स है, मैगजीन्स वगैरह इन्होंने लिखे, ठीक है, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन में। एक संवाद कौमुदी नाम का स्टार्ट किया था, जिसमें आप अगेन देखोगे कि कई सारे सोशल इवल्स को अपोज किया गया है। फिर आप देखो एक पर्शियन न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था मिरातुल अकबर। क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां से, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यार, इन्होंने कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे, अच्छा एक और चीज है, पॉलिटिकल टर्म्स में भी इन्होंने काफी काम किया है, समाज को तो सुधारने का काम किया है, साथ ही साथ पॉलिटिकल फ्रीडम्स भी यहां पे डिमांड किए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार के ऊपर कंप्लीट राइट्स उन्होंने लगा रखे थे, मोनोपोली कर रखे थे कि भाई हम ही करेंगे व्यापार, इंडियंस को नहीं करने देंगे, तो इस टाइप की चीजों को उन्होंने अपोज किया है। साथ ही साथ जो एग्जेसिव टैक्सेस लगाए गए थे भारतीय सामानों के ऊपर, उसको हटाने की बात की है, पावर सेपरेशन की बात की, बिकॉज पहले क्या होता था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब एक ही जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इससे बेटर कि आप अलग अलग ऑर्गन्स बनाइए सरकार के, पावर्स को डिवाइड करिए, तब जाकर के कोई फेयर डिसीजन हो पाएगा, ठीक है। चले तो दोस्तों ये तो कंट्रीब्यूशन है राजा राम मोहन रॉय जी का। आगे बात करते हैं फटाफट से, माय नेक्स्ट रिफॉर्मर दैट इज ज्योतिबा फुले जी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत सी बात आती है राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा या फिर द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा था। प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों मैसेंजर, और रेनेसा का मतलब होता है रिवाइवल करने वाला। से यूरोप में एक मूवमेंट चला था जहां पे कई सारे पुराने आइडियोलॉजीज को आप कह सकते हैं खत्म करके एकदम नए तरीके से समाज को रिस्ट्रक्चर किया गया था, और वो मूवमेंट आपका उस जमाने का रेनेसा पीरियड कहलाता है। रेनेसा का मतलब होता है रिवाइवल, किसी चीज को दोबारा से एक नए तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है। और वही समाज में भारत के चेंज लाना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय, जिसके चलते इनको टाइटल मिलता है द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा, ठीक है, एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। चलिए अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले जी की। देखिए फुले जी हमारे एक और जबरदस्त सोशल वर्कर जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत काम किया है। एक कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से, महिलाओं के एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट ये और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था साल 1851 के अंदर। और अगर आप देखोगे तो 1854 में इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया फॉर द अनटचेबल्स, यानी जो दलित समाज था हमारा, जो है ना, जिनको बड़ा आउटकास्ट समझा जाता था किसी जमाने में, तो उनके लिए एक स्कूल स्टार्ट किया। विडो रीमैरिज मूवमेंट स्टार्ट किया महाराष्ट्र में, कि महिलाओं की शादी करवाई जाए जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है, बिकॉज जिंदगी बहुत लंबी है दोस्तों, अकेले तो गुजर नहीं सकती, है ना। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे केस में जो विडोज है हमारी, जो आंटी के हस्बैंड्स नहीं है, उनके मैरिज हो। तो इस तरीके का मूवमेंट महाराष्ट्र में चलाया गया। फिर ऑर्फनेज खुला, ऑर्फनेज मतलब जहां पे वो लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे जो विडोज थी हमारी, उनके लिए ऑर्फनेज खुला गया जहां से वो रह के काम कर सके, कुछ सीख सके, अपने लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सके, ठीक है। चलिए फिर इनफैक्ट इनके हिसाब से अगर आप देखोगे बेटा, जो कास्ट सिस्टम है ना बेटा, इट्स अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, बिल्कुल गुलामी जैसा है। और इसी बारे में जो कास्ट इनजस्टिसेस, यानी कास्ट या जात पात के बेसिस पे आपके साथ जो भेदभाव होता है, इसी को हाईलाइट करते हुए बेटा इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो क्वेश्चन कई बार 1 मार्कर्स में आ जाता है कि कौन सी ऐसी किताब है जो ज्योतिबा फुले ने लिखी है हाईलाइटिंग द कास्ट इनजस्टिस, एंड दैट इज गुलामगिरी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, 1873 के अंदर इन्होंने एक सत्य शोधक समाज बनाया था जिसमें सोशल जस्टिस का डिमांड किया था फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी विमेन हो गए, दलित्स हो गए, है ना, इनको आप अटचेबल्स कहते हैं कई बार। फिर और भी कई सारे बैकवर्ड ग्रुप्स हो गए जिनको अभी समाज में अधिकार नहीं मिल रहा, तो इन सबकी आवाज को उठाने के लिए आप देखोगे तो एक सत्य शोधक समाज की फॉर्मेशन की जाती है। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इंपैक्ट क्या पड़ा, देखिए इंटरेस्टिंग है बात को जानना, ये इसका इफेक्ट क्या था। देखिए फॉर एग्जांपल स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी ने कहा कि जो इंडियन कल्चर है बेटा वो बहुत सुपीरियर है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम को अपोज किया। इन्होंने कहा कि भाईचारा बना के रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट था कि भाईचारा है, हम सब भाई भाई है, इसने लोअर कास्ट को बड़ा अट्रैक्ट किया। फिर आप देखोगे
विमेन की इंपॉर्टेंस को इग्नोर ना करना कि विमेन हमारे देश में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने मेन, और उनको भी इक्वल तरीके से समाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर आप देखोगे स्वराज शब्द आगे भी भारतीय स्ट्रगल में बेटा बहुत बार यूज होता है, राइट। तो इन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और पहली बार एक स्लोगन दिया था। इसका स्लोगन का टाइटल था ये इंडिया फॉर द इंडियंस, यानी ये देश भारत सिर्फ भारतीयों के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के इनफैक्ट आप कह सकते हो अवेयरनेस या एक अलग सी बॉन्डिंग या अलग से चेंज आपको समाज में देखने को मिलता है, जो कि आगे चल के बेटा लोगों को काफी हद तक यूनाइट करने वाला था एक कॉमन स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें फटाफट से, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सिलेबस का कि मीडिया का क्या रोल था। देखिए मीडिया किसी भी मूवमेंट की बात कर लीजिए, किसी मुद्दे की बात कर लीजिए, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मीडिया बेटा वो विंग आप कह सकते हैं, वो पिलर है आपका जो हमेशा चीजों को ना बाहर लेकर के आती है। आज की मीडिया की तरह नहीं, आज की मीडिया तो बेटा बिल्कुल दो कौड़ी की है ना। सिंपल सी बात है, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया, क्या नहीं बचेगा आज का शासनकाल, क्या मीटियोर आग की खोपड़ी पे गिरेगा, जानने के लिए देखिए सनसनी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है आज की मीडिया जो है इस तरीके की, लेकिन पहले की मीडिया ऐसी नहीं थी। तो अगर हम बात करें मीडिया की दोस्तों, तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जैसे अमृत बाजार पत्रिका हो गया, ट्रिब्यून हो गया, पाइनियर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, स्टेट्समैन, जिन्होंने काफी तगड़ा रोल प्ले किया इस नेशनलिस्ट मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को समझाने में कि यहाँ पे किस बारे में बात की जा रही है, कैसे अपने स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज करना है। कई सारे लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इन्होंने हमेशा कुछ कॉमन चीजों का ही मैसेज लोगों तक पहुंचाया। फ्रीडम यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ठीक है, सेल्फ रूल, इस टाइप के जो आइडियाज आप देखोगे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू लोगों तक पहुंचने लगे, दूर दराज लोगों तक। खासकर जो लोकल लैंग्वेजेस की मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी लोकल भाषा में लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना स्टार्ट किया, जिससे लोग भी काफी मोटिवेट हुए फॉर दिस कॉमन स्ट्रगल, ठीक है। चलो फिर अगर मैं आपसे बात करूं एक्सचेंज ऑफ व्यूज अमंग द पीपल, अब आप कुछ पढ़ते हो, अगर कोई आइडिया के क्रॉस आते हो तो आप आपस में बात करते हो, इससे क्या होती है वो चीजें और वायरल होती हैं, आपको और बॉन्ड करती हैं, कनेक्ट करती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, पहले लोगों को नहीं पता होता था। बस इस मीडिया की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, लोगों को पता चल रहा है कि वर्ल्ड में किस तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो अगेन एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, राइट। चलिए अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो जो अपना लास्ट टॉपिक है इस पूरे सेशन का, दैट इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले वाली ऑर्गेनाइजेशंस और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। चलिए तो अगर हम बात करें, देखिए पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनी थी बेटा, उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, कलकत्ता के अंदर, जिसका स्टार्टिंग हुआ था 1838 में। इसके अलावा और भी कई सारी एसोसिएशन है जो कांग्रेस से पहले भारत में एग्जिस्ट करती थी, जैसे हमारी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, लंदन इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो ये वो एसोसिएशन है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मतलब आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया जिसपे एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके। अब अगर बात की जाए दो बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस की, तो पहला तो आता है आपका द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे कई बार आपको मिलेगा। ठीक है, इसको लंदन में बनाया गया था 1866 में बाय दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी बुलाते थे। इस जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया, कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारत के सिटीजन्स क्या फेस कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है बेटा ये ब्रिटिश सिटीजन्स और एमपी तक पहुंचाते थे, ताकि वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को रियल स्टेट ऑफ इंडिया पता चले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, तीसरी बात, इंडियन ग्रीवेंसेस, इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने रखना लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, और साथ ही साथ मेजर्स भी, रिफॉर्म भी सजेस्ट करना कि आप कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, प्लस जो एक्चुअल इंडिया के अंदर कहानी थी ना, उसको इंग्लैंड के लोगों के सामने लेकर के आना, बिकॉज इंग्लैंड के लोगों को तो बेटा वही पता होगा जो सरकार उन्हें बताएगी, बट रियलिटी लोगों के सामने ला करके रखना, पब्लिक सिंपैथी को गेन करना, एक सपोर्ट जनरेट करना फॉरेन के अंदर इंडियंस के लिए, ये काम था दादा भाई नौरोजी की इस जबरदस्त ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है, चलिए इनफैक्ट आप देखोगे तो इनके ब्रांचेस मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1876। एक ऑल इंडिया मूवमेंट बेटा स्टार्ट किया था किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जिसमें लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, आपके टीचर्स वगैरह थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग काफी सारे थे। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाना। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, और साथ ही साथ जो कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको एक साथ लेकर के आना, अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दों को एक साथ एक कॉमन मूवमेंट के अंदर लेकर के आना। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी प्रमोट करना और बड़ी संख्या में लोगों को पार्टिसिपेट करवाना ऐसे स्ट्रगल्स में। तो ये आप कह सकते हो बेटा इनका पूरा आप कह सकते हैं लाइक जो एजेंडा या ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट एजिटेशंस यहां पे लॉन्च किए थे, किसके अगेंस्ट? हमारे लाइसेंस एक्ट के अगेंस्ट, आर्म्स एक्ट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, या फिर जो आपका अपना सिविल सर्विसेज का जो एज लिमिट रिड्यूस किया गया था। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट आप देखोगे बच्चों तो इन्होंने कई सारे मूवमेंट यहां पे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किए। साथ ही साथ इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो
कॉज था कि ब्रिटिश, कई बार आप देखेंगे ब्रिटिश जो प्लांटेशन ओनर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश ने कई सारे प्लांटेशन सेटअप किए थे भारत के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे वर्कर्स काफी सफर करते थे। तो वहां पे जो प्लांटेशन ओनर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वहां का जो कॉज था, उसको यहां पे टेकअप करना, ठीक है। बट दिक्कत क्या है बच्चे की, इतना एफर्ट्स के बाद भी वो जो ऑल इंडिया कैरेक्टर आता है ना, कि ऑल इंडिया लेवल पे लोग आपको जान रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो ये थोड़ा सा अचीव करने में फेल कर गए। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1883, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 के अंदर बच्चे इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था, कहां पे, कोलकाता में, ठीक है। एक आप कह सकते हो एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी ये, ठीक है। एंड इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का एक मॉडल प्रेजेंट किया यहां पे, राइट। इस तरीके से एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे फॉर्म किया जा सकता है। अब फाइनली आ जाते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलिए अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कैसे होती है, आइए समझते हैं इसको फटाफट से। चलिए तो फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, चलिए दोस्तों, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्मेशन के ना 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। चलिए दैट इज नंबर 1 बैकग्राउंड, दूसरा फर्दर स्टेप्स एंड तीसरा है द फाइनल स्टेप। देखिए बैकग्राउंड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एओयू में नाम के एक ब्रिटिश आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ब्रिटिश एमपी थे, जो चाहते थे एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो ब्रिटिशर्स को, या गवर्नमेंट जो ब्रिटिश की है उसको उसकी गलतियां समझा सके और ये भी बता सके उन गलतियों को ठीक कैसे करना है, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया, ओपन लेटर्स लिखना स्टार्ट किए टू द ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और उनसे कहा कि आप एक ऐसी यूनियन बनाइए, एक ऐसा संगठन बनाइए जिससे आप देश के लोगों की सेवा कर पाए, उनको सर्व कर पाए, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे इस लेटर का उनको रिस्पॉन्स भी मिला। और फाइनली क्या होता है कि 1884 में एओयू में क्या करते हैं, जो जमाने के इंपॉर्टेंट भारतीय लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, उनसे कंसल्ट करते हैं, फाइनली यहां पे फाउंडेशन ले करते हैं एक इंडियन नेशनल यूनियन का, ठीक है। तो इंडियन नेशनल यूनियन का एक फाउंडेशन ले किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है इंडियन लीडर्स के साथ बातचीत करने के बाद, और कहा जाता है कि इसके हम कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे 25 दिसंबर 1885 को पुणे में, ठीक है। तो डिसाइड किया जाता है कि पुणे के अंदर इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी। अब दिक्कत क्या है दोस्त, कि पुणे में ना प्लेग की बीमारी फैल जाती है। प्लेग मतलब समझते हो, चूहे से होने वाली बीमारी। तो पुणे की मीटिंग तो ऑब्वियसली बात है शिफ्ट करनी पड़ेगी, बीमारी के अंदर तो कोई मीटिंग पॉसिबल है नहीं। तो ये मीटिंग शिफ्ट हो जाती है आपकी, कहां पे बेटा, बॉम्बे में। फाइनली मीटिंग कन्वीन की जाती है एट द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि पड़ता है मुंबई में। और ये कॉन्फ्रेंस चली थी आपकी 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक, और इसके प्रेसिडेंट थे सर WC बैनर्जी, और इसको अटेंड करने वाले जो टोटल डेलीगेट्स आप कह सकते हैं मेंबर्स थे, वो लगभग थे 72, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एओयू में एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहते हैं कैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जो ब्रिटिश सरकार को उसकी गलतियां और को बता सके और उसके ठीक करने के उसके मेजर्स भी बता सके। एज ए रिजल्ट ये ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी को लेटर्स लिखते हैं कि आप एक यूनाइट होकर के एक यूनियन बनाइए जिसका काम हो इंडियंस को सर्व करना, ठीक है, या फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। इनकी कॉल को रिस्पॉन्स मिलता है और इंडियन लीडर्स के साथ कंसल्ट करते हुए बनाते हैं इंडियन नेशनल यूनियन, जिसकी मीटिंग होने वाली थी पुणे में 25 दिसंबर 1885 को, बट क्योंकि प्लेग की बीमारी फैली हुई थी तो यहाँ पे मीटिंग नहीं हुई और वो शिफ्ट हो गई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि आपका चला 28 से लेकर 31 तक। प्रेसिडेंट हुआ WC बैनर्जी और अटेंड करने वाले डेलीगेट से 72। तो फाइनली अगर आप देखोगे बच्चे तो क्या बन जाती है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो दादा भाई नौरोजी थे, एक बड़े स्टार्टिंग के बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, यूनियन का नाम बदल करके रख दीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है 28 दिसंबर 1885 एट मुंबई। मुंबई में कहां पे, एट द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। अब उस जमाने में जो हमारे वाइसरॉय साहब थे, आप कह सकते हैं लॉर्ड डफरिन, वो इस बात को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनको सिंपल सी बात है, एक सेफ्टी वॉल्व चाहिए था। सेफ्टी वॉल्व का मतलब समझते हो क्या होता है, कभी देखना मम्मी को बोला मैं प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व दिखाओ, तो साइड में एक वॉल्व लगा होता है, एक छोटा सा एक आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा होता है। तो अगर कभी बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर बिल्डअप हो जाता है तो वॉल्व उड़ जाता है, उससे क्या होता है ना, कुकर का ब्लास्ट होने का, एक्सीडेंट होने का चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। चले तो वैसे ही अगर आप देखोगे, अगर कांग्रेस जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इंडियन लोग ना अभी बहुत जल्दी रिवॉल्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस उनको रोक लेगी, उनके डिमांड्स को बहुत पीसफुल तरीके तक ब्रिटिशर्स तक पहुंचा पाएगी। और वही रिटर्न में जो ब्रिटिश कहते हैं, कहना चाहते हैं, जो ब्रिटिशर्स अपनी बात बताना चाहते हैं, वो इंडियंस तक समझा पाएगी। तो एक तरीके का एक सेफ्टी वॉल्व हो गया जो आगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसे इंसिडेंट्स को रोक सकता है। इस वजह से आप देखोगे ब्रिटिशर्स काफी ईगर थे कांग्रेस के फॉर्मेशन में, राइट। चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पे, तो कांग्रेस के ना एम्स क्या है, इसके क्या क्या एम्स है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस के। नंबर 1 देखिए, पहला एम है कि फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना अलग अलग नेशनलिस्ट वर्कर्स के बीच में, जो कई सारे देश के अलग अलग पार्ट से आ रहे थे, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कंसोलिडेट फीलिंग, एक नेशनल यूनिटी का फीलिंग जनरेट करना। पहले क्या है, बिकॉज आप देखोगे इंडिया के अंदर बहुत भेदभाव है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कास्ट वगैरह के नाम पे, ठीक है, तो बहुत सारा भेदभाव है।
तो उस भेदभाव को हटा करके इनफैक्ट आप क्या करना है, एक नेशनल यूनिटी, एक देश में एकजुटता, अखंडता लेकर के आना, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कांग्रेस के या बाकी जितने भी आप कह सकते हो जो पब्लिक वर्कर्स हैं, है ना, या जो जनता भी हमारे देश की, उनका एक ओपिनियन फॉर्म करना, उनको ट्रेन करना, समझाना कि अपनी बात को मार पिटाई के अलावा भी पीसफुल तरीके से रखा जा सकता है, तो इस तरीके की ट्रेनिंग देना। और चौथा अगर आप देखोगे बच्चों, जेन्युइन डिमांड्स, जो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स है, जिन्हें लगता है कि माना जाना चाहिए, उनको ब्रिटिश सरकार के आगे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना। तो ये थे भाई हमारे एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगर दोस्तों सेशंस की बात की जाए, जो कि इस पूरे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों सेशंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी मीटिंग्स होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके मेंबर्स की अलग अलग मुद्दे या ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के लिए। तो कुछ ही मीटिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड हो गई आपकी, और कुछ हमारे और सेशंस हो गए। देखिए नंबर 1, फर्स्ट मीटिंग हम सबको पता है कि बॉम्बे में हुई थी 1885 के अंदर, ठीक है। 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था और इसके प्रेसिडेंट साहब थे WC बैनर्जी, राइट। चलिए, बैनर्जी का नाम आपको अलग अलग जगह अलग अलग स्पेलिंग्स में मिलेगा। दूसरा था आपका कलकत्ता सेशन 1886, दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। और यहां पे आप देखोगे जो नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन दोनों को एक सिंगल यूनियन में मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, पूरे देश भर में अलग अलग प्रोविंसेस पे अपनी कमिटीज को सेटअप करेगी, ठीक है। चलिए, मद्रास का सेशन 1987 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट साहब थे, वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनका अपील यही था कि मुस्लिम्स को इन्होंने अपील किया कि आप इंडियंस जो लीडर्स हैं, हमारे कांग्रेस लीडर्स वगैरह हैं, इनके साथ हाथ मिला के काम करिए। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी साहब। इसके बाद वाले अगर आप देखेंगे कलकत्ता सेशन, सॉरी, तो ये अपना बच्चे तो काफी आगे लग गया, इसका डेट करेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हो गया है, ठीक है। तो 1897 का सेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले दो आप याद रखेंगे, 85, 86, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, है ना, डेट्स को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद अगर आप देखोगे कलकत्ता का एक और सेशन जहां पे रहमतुल्लाह सयानी अगर आप देख सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट साहब थे, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो आपका कलकत्ता के अंदर हुआ था दोस्तों, वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था, जो हमारे देश का भी नेशनल सॉन्ग भी है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आपको पहले दो याद रखने हैं जनरली, ठीक है। तो पहले दो से आपसे सवाल पूछेगा, बाकी आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस है कांग्रेस के, जैसे 23rd सेशन सूरत का 1907 का, रास बिहारी जो साहब है हमारे, रास बिहारी घोष साहब, इनके लीडरशिप में हुआ था। तो यहां पे कांग्रेस बट गई थी दो पार्ट्स में, मॉडरेट्स एंड रैडिकल्स, ऑफिशियल तौर पे। इसमें रैडिकल्स जो आपके एजर्टिव नेशनलिस्ट माने जाते हैं, उनको काफी समय कांग्रेस से बाहर रहना पड़ा था, ठीक है। फिर आपका कलकत्ता का सेशन जहां जनगण मन पहली बार गाया गया था, जो वहां नेशनल एंथम है, ठीक है। फिर आपका लखनऊ सेशन 1916 का, जहां पे एक ज्वाइंट सेशन हुआ था, एक लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और हमारे आईएनसी के बीच में। और साथ ही साथ जो हमारे दोनों मॉडरेट्स एंड रैडिकल्स, जो दो विंग्स थे कांग्रेस के, यहां पे आके मर्ज हो जाते हैं आपस में। फिर बेलगांव कर्नाटका का 1924 का सेशन, जहां पे आप देख सकते हो दोस्तों कि महात्मा गांधी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है बिकॉज महात्मा गांधी इसमें बने थे, ठीक है। फिर 1929 का लाहौर सेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, यानी जब तक हम आजाद नहीं हो जाते तब तक हम लोग बिल्कुल चैन से बैठने वाले नहीं है। यहां पे प्रेसिडेंटशिप थी जवाहरलाल नेहरू के पास, इनफैक्ट आप कह सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डायरेक्टली यहां पे लॉन्च नहीं हुआ था दोस्तों, इससे रिलेटेड है, बिकॉज आप देखोगे इसके बाद जो 1930 का साल है, वहां से सिविल डिसोबीडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिर हरिपुर का 1938 का सेशन, जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी थे, हमारे नेताजी बेटा, वो यहां पे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो एक छोटा सा डेटा है आप सभी बच्चों के लिए, हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सेशंस को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो मैंने आपके लिए यहां पे दे दिए। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ आज के इस बढ़िया से प्यारे से शॉर्ट से वीडियो को ओवर किया जाए, ठीक है। तो मैंने अगेन आपको बताया है कि माइंड मैप का मतलब ये नहीं होता कि आपको चैप्टर इलैबोरेट पढ़ना है। माइंड मैप का मतलब होता है कि आपके चैप्टर या टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ उसको क्विकली रिकॉल करना है। आप हर टाइम इलैबोरेट ही पढ़ते रहोगे बेटा, तो आप कभी अपने टेक्निक्स इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे, है ना। पढ़ने का एक तरीका नहीं होता दोस्त, पढ़ने के मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने कोई किताब पढ़ा, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा। दूसरी बात, आपने उसके नोट्स को रिवाइज किया, फटाफट से लेक्चर वाइज नोट्स रिवाइज किए। तीसरी बार हो सकता है कि आपको एकदम क्विकली इलैबोरेटेड वे में रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो आपने उसके वन शॉट्स देख लिए या शॉर्ट वीडियोस देख लिए, 15 मिनट 20 मिनट वाले वीडियोस, जिससे आपको याद रहा कि हाँ ये चैप्टर के अंदर ये सारी बातें की गई है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर ली, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले आपने क्या किया, कुछ ऐसे माइंड मैप्स देख लिए, जिससे क्या हुआ, आप कम समय के अंदर फटाफट से चैप्टर के अंदर ये समझ पा रहे हो कि अच्छा ये बातें मैंने पढ़ी हैं और यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंटर्स मेरे को लिखने हैं। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटा द माइंड
मैथ। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन दिया था जिसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था चैट के ऊपर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। और आज भी एक आपके लिए सेशन है। सेशन बहुत सिंपल है, आपको बताना है यहाँ पे, सॉरी एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को दिया था। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या बेटा, यहाँ पे आपको बताना है द टू कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, ठीक है, टू कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन रॉय, एंड ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। तो बेटा आपको यह बताना है इन दोनों लोगों के दो दो कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां जाकर के अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक है, अभी और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी हैं। अगला वीडियो शायद हो सकता है, प्रॉब्लली मेरे को लगता है सिविक्स का होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, तो जो भी अपना होगा आप बच्चों को मिल जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आईसीएसई वाला पे एक धमाकेदार माइंड मैप सीरीज हमने स्टार्ट किया और बेटा मैंने आपसे कहा था ये शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत जरूरी दोस्तों, स्मार्ट तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से रिवीजन बहुत जरूरी है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा बाय बोलने में आपको। चलिए, तो उम्मीद आपको मजा आया होगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ बच्चे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए एकदम दम लगा करके, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद द वेरी ओन प्लेटफॉर्म दैट्स PW और आपका अपना धांसू चैनल आईसीएसई वाला। तो बाय बच्चों, आपका मेंटर और आपका गाइड कुणाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइस।